तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इंग्लिश में आपको बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं, कम टाइम में आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बैक नहीं आएगी। बस आप मेरे 15 से 20 मिनट की वीडियो में बने रहिए और यकीन मानिए कि आप यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश को ऐसे चुटकियां बजाते बजाते आप क्लियर कर दोगे। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंग्लिश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे लिखना है पेपर को कि आपको ऑलरेडी आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स करके आओगे। और मेरा मानना है कि अगर 25 मार्क्स का पेपर होता है तो 25 आउट ऑफ 25 आप लेके आओगे। ठीक है। तो सबसे पहला चलो हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब देखो, आपको पता ही है पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी होता है पढ़ाने का तरीका, कि बच्चों को आप अगर एक शिक्षक बन जाएंगे, एक टीचर बन जाएंगे, तो आप किस तरह बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है। और दूसरा आता है ग्रामर पोर्शन। अब देखिए, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ग्रामर अगर मैं लिख रहा हूँ इसकी स्पेलिंग भी आती है आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसकी स्पेलिंग होती है GRAMMAR होता है। कुछ बच्चे ER लिख के गलत कर देते हैं। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, GRAMMAR। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। तो सबसे पहला हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोचेस। ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो टोटल 7 मेथड है। कौन कौन से मेथड हैं? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पहला, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड, चौथा है डॉक्टर वेस्ट मेथड जिसको न्यू मेथड भी कहा जाता है, पांचवा है ऑडियो वीडियो मेथड, और छठा है आपका लैंग्वेज गेम्स, मतलब गेम्स के माध्यम से सिखाना, सातवां है ड्रिल मेथड जिसमें आप मतलब बच्चा रट रट के करता है। ठीक है। तो हल्का फुल्का मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। फिर आता है अप्रोच, कौन कौन सा आप अप्रोच फॉलो करोगे। ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है एक होता है सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझेंगे, और सिचुएशनल अप्रोच होता है कि एक सिचुएशन के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक। तो सबसे पहला जो इसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखो, इसका नाम ही है ग्रामर। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड मतलब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको जो लिखनी है कि ग्रामर पे फोकस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ग्रामर पे फोकस किया जाएगा। तो आपके जब डीएलएड एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में लिखने के आएगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बताओ, तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुन लो और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या ये पॉइंट भी लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये ओल्डेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड में क्या होता है कि ये सबसे पुराना मेथड है। जो आप क्लास में स्कूल में पढ़ते हो ना, वो वही है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कुछ टीचर से पढ़ने जाते हैं। तो टीचर क्या करता है, आपको कोई चीज़ बताएगा, ऐसे ऐसे होता है, फिर आप उसी चीज़ को फॉलो करते हो। ठीक है। तो जब आपको कोई चीज़ बता देगा, आपको पता है ऐसे ऐसे होता है, फिर आप और अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें बताता है, फिर आप समझ पाते हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या लिखनी है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ये होता है ओल्डेस्ट मेथड। इसको ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। मतलब ओल्डेस्ट मतलब पुराना मेथड, क्लासिकल ये भी एक तरीके से, क्लासिकल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल अगेन पुराना ही मेथड। मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसको पॉपुलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉपुलर मेथड कहते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, इसका जो मेथड पढ़ाया जाता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको पहले पता है उसके बारे में ये बताएगा, उसके बाद जो चीज़ें नहीं पता है फिर वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब देखो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या है? द यूज़ ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी ईजी फॉर टीचर्स। इस मेथड का यूज़ टीचर्स के लिए काफ़ी आसान होता है। ठीक है। इन दिस मदर टंग इज यूज टू टीच इंग्लिश। इसमें क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मदर टंग मतलब मातृभाषा में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक। सबसे पहला क्या पॉइंट मैंने बताया? इजी फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी मदर टंग में बोलता है और बच्चे भी मदर टंग में सीखते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है, इन इंग्लिश वर्ड फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज आर टॉट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब इंग्लिश में वर्ड मतलब शब्द, फ्रेजेज, ठीक है, एंड सेंटेंसेज मतलब वाक्य, ये जितनी भी चीज़ें हैं किसमें पढ़ाई जाती हैं, इस मेथड के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। ठीक, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, एग्जाम में ऐसा आएगा, विच मेथड फोकसेस मेजर ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, तो आपको कौन सा लिखना है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, फोकस ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर, और रूल्स ऑफ ग्रामर पे भी फोकस करता है। ठीक, और मेथड कौन सा है, नोन टू अननोन। ठीक, और इसका मेन यूनिट कौन सा है, वर्ड है। ठीक है, आपको समझ में इतना आ गया। तो आपको मैं अब मोटी मोटा मैं बताता हूँ, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, और मोस्ट पॉपुलर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर है इंडिया में। इजी फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए काफ़ी आसान मेथड है। फिर उसके बाद मदर टंग मतलब मातृभाषा में इसको पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चों को समझना आसान होता है। और फिर इंग्लिश में वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेज जो होती हैं ये पढ़ाई जाती हैं। फिर क्या कहता है, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब जो मेजर फोकस होता है उसका रीडिंग और राइटिंग पे होता है, और रूल्स ऑफ ग्रामर पे होता है। और इस मेथड में नोन टू अननोन बताई जाती है, मतलब कोई चीज़ आपको पहले पता है, फिर उसके बाद जो चीज़ नहीं पता है वो पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आती है देखो एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब इसका क्या एडवांटेज है, क्या इसका उपयोग है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या डिसवांटेज, मतलब क्या इसका हानि है। क्या इसका एडवांटेज मतलब एक तरह से हिंदी में कह लो लाभ, क्या इसका लाभ है, और डिसएडवांटेज का मतलब समझ लो इसका क्या हानि है। ठीक है, बच्चों के प्रति। तो आप अब देखो, लाभ और हानि आप लिख सकते हो खुद के माध्यम से, क्योंकि आप समझ गए। तो अगर आप ऐसे सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग तो फिर क्या होता है, लिसनिंग पे नहीं फोकस करेगा, ठीक है, और स्पीकिंग पे नहीं फोकस करेगा, तो ये सब चीज़ें आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। और एडवांटेज में क्या होगा, बच्चा आसानी से मातृभाषा में समझ सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज में लिख सकते हो, बट फिर भी मैं इसको पढ़ा देता हूँ। तो मेरिट और एडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो क्या मेरिट है, मतलब क्या लाभ है, ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन इन मदर टंग। देखो सबसे आसान चीज़ क्या है, जो मैंने ऊपर बताया कि मातृभाषा में बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा कोई चीज़, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो इसका एक लाभ है, एक मतलब हानि नहीं है, लाभ है, एडवांटेज है। ठीक है, फिर रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस ऑन दिस। अभी ऊपर बताया ना रीडिंग एंड राइटिंग, तो रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करता है। यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राइमरी स्टेज पे होता है, तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर लर्नर्स। तो जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है इसको सीखना, बराबर। अब आते हैं डिसएडवांटेज, इसका हानि क्या है, हानि देखते हैं फटाक से। लिटिल अटेंशन टू दी स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यही जो मैं ऊपर बोल रहा था कि देखो दो चीज़ यहाँ रीडिंग एंड राइटिंग लिखा, तो जो चीज़ नहीं लिखा है वो इसका डिसएडवांटेज है, जैसे स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन को ये महत्व नहीं देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर टोटली नेग्लेक्टेड, यहाँ पर बच्चे को कोई तरह से बोलना नहीं सिखाया जा रहा है कि आप ऐसे बोलोगे, ऐसे प्रोनाउंसिएट करोगे, है ना, तो ये भी डिसएडवांटेज है। ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज़, इसमें क्या होता है, बच्चे को ग्रामर्स रूल्स तो सिखा देते हैं लेकिन इसको यूज़ करना नहीं सिखाते। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बता देंगे दिस इज़ ए बॉय, तो ये बता देंगे लेकिन इसका यूज़ करना नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो पहला मेथड आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड आते हैं, कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को देखो, फिर वही चीज़, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं। ठीक, नेचुरल मेथड। तो यही चीज़ आपको पॉइंट, अगर 4-5 पॉइंट लिख दोगे ना, तो डीएलएड में आपको आराम से पास हो जाओगे और अच्छा खासा नंबर आएगा। टीचर एकदम प्रसन्न हो जाएगा, ये कहेगा कि डीएलएड का बच्चा इतना बढ़िया लिख दिया, पूरा नंबर देगा वो आपको। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं। ठीक, इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एंटी ग्रामर मतलब इसका जो ऊपर मैंने पढ़ा है ना ये वाला, इसका ये उल्टा है एक तरीके से। इस मेथड का एंटोनिम्स कह लो या विरोधी कह लो, तो उसका एंटी लग गया, मतलब उसके अगेंस्ट, इसका इंग्लिश में मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, तो एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोला जाता है, इसे रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है, और इसे बर्लिज मेथड भी बोला जाता है। बर्लिज मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मेथड को डेवलप करने वाला जो बंदा था उसका नाम था मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। ठीक है, तो चलो इसके बारे में फटाक दे पढ़ते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई मैक्सिमिलियन
बर्लिट्ज। तो ये देखो मैंने ऊपर बोला ना बर्लिट्ज मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इसने डेवलप किया था, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। इन दिस मेथड इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज टू टीच इंग्लिश। ऊपर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, मदर टंग में, लेकिन डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक, फिर ये क्या कहता है, चाइल्ड लर्न्स इट्स मदर टंग नेचुरली एंड विदाउट प्रैक्टिस। वो लोग ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, और बिना कोई प्रयास के, बिना कोई प्रैक्टिस के वो सीख जाता है। जैसे आप ही हैं, अगर आपको हिंदी बोलने आती है तो आपको कोई हिंदी सिखाया थोड़ी होगा, आप ऑटोमेटिक सीख गए होगे। तो ये मानता है, लेकिन ये लोग इंग्लिश को मतलब मेजर फोकस में रखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा मेथड फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस करता है टीच करने को, वो होगा आपका डायरेक्ट मेथड। स्पेशली ए मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन। ये मॉडर्न लैंग्वेज सिखाता है थ्रू कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत, डिस्कशन मतलब वाद विवाद से। और तीसरा रीडिंग मतलब पढ़ लिख कर, इन द लैंग्वेज इटसेल्फ मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही, विदाउट द यूज ऑफ पीपल्स लैंग्वेज। पीपल मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, बच्चे की लैंग्वेज को बिना यूज़ किए, विदाउट द ट्रांसलेशन एंड विदाउट स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, और बिना कोई ग्रामर को सिखाए या पढ़ाए। ठीक है, अब इसका मेरिट पढ़ लेते हैं। मेरिट क्या है, देखो, मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। मेरिट मतलब फिर वही लाभ क्या है, मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर। अब जो बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसके लिए तो इंग्लिश आसान हो जाए, तो इंग्लिश ईजियर हो गया। द स्टूडेंट एक्वायर फ्लुएंसी एंड स्पीच। जब कोई भी बच्चा इंग्लिश में बात करेगा, बोलेगा, तो उसकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन एजुकेशन प्रिंसिपल। अब देखो, जो भी बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, तो मतलब वो इंग्लिश को जब बोलेगा तो एक तरीके से एजुकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और फुल ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को इंग्लिश भी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। इंग्लिश में कुछ ना कुछ होता है कि बच्चे कहते हैं कि आप चलो आज हम लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स खेलेंगे, है ना, तो या कोई एक्टिविटीज़ करा दिया इंग्लिश में, तो ये एक्टिविटीज़ के बेस पे होता है। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब इसका डिसएडवांटेज मतलब हानि क्या क्या है। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क। ओरल मतलब बोलना, ओरल मतलब जो कोई चीज़ बोल कर कहना। तो ये मेजरली जो फोकस करता है ना, वो ओरल वर्क पे करता है। ठीक है, ओरल वर्क पे। ठीक, तो अब रिटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ग्रामर पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। ठीक, इफेक्टिव इन स्मॉल क्लासरूम और स्मॉल ग्रुप्स। अब ये मेथड जो है ये स्मॉल क्लासरूम और स्मॉल ग्रुप्स में है, क्योंकि आप बड़े ग्रुप्स या बड़े क्लासरूम में इसका फोकस नहीं कर सकते। ठीक, नॉट फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। जो इसका प्लस पॉइंट था ऊपर वाले का, इसका निगेटिव हुआ कि ये रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो दो मेथड आपके क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा मेथड। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, भूलना नहीं। चलो, अब आता है बाईलिंगुअल। बाई मतलब होता है, देखो टू, मैंने यहाँ लिख रखा है, टू मतलब हिंदी में बोले तो दो, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में। इसमें टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है दो लैंग्वेज। दो लैंग्वेज कौन सा है, टू लैंग्वेजेज आर यूज्ड। मैं यहाँ देखो लिखा हूँ, टू लैंग्वेज, दो यूज पढ़ाता है, एक मदर टंग, एक तो मातृभाषा, और दूसरा कौन सा लैंग्वेज है, जिस मतलब लैंग्वेज में बच्चों को सिखाना है वो लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हो, तो टीचर देखोगे कहीं कहीं टीचर हिंदी में भी बोलता है और इंग्लिश में भी बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि वो हर चीज़ इंग्लिश में नहीं बोलता, वो उस वर्ड को हिंदी में बोल देगा जो चीज़ लगता है कि इस बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, टफ है। ठीक है, तो यही होता है। और इसको डेवलप किसने किया था, सीजे डॉडसन ने। तो आपको ये पूछेगा कि ये बाइलिंगुअल मेथड डेवलप्ड बाय किसने किया था, डेवलप्ड बाय हुम, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है सीजे डॉडसन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको चलो पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड दैट मदर टंग इज यूज्ड ओनली टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। बाइलिंगुअल मेथड में क्या है कि मदर टंग इज यूज्ड, मदर टंग तो यूज होगा, लेकिन कब, ओनली टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। जो कठिन शब्द होंगे उनका मतलब बताने के लिए मदर टंग यूज होगा, नहीं तो टारगेट लैंग्वेज यूज होगा, या कह लो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगा। ठीक, द लैंग्वेज मेथड्स रिकमेंड ए रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग ओनली बाय टीचर्स एंड नॉट बाय स्टूडेंट्स। ये कहता है कि टीचर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें, लेकिन पूरा ना यूज़ करें, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ मतलब जितना आवश्यक है उतना ही करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता। ठीक, अब इसका पढ़ लेते हैं मेरिट या मेन एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। मेन एडवांटेज क्या है,
जब बच्चे को इंग्लिश मतलब मदर टंग और इंग्लिश में दोनों में बताया जाएगा तो बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये लिख सकते हो पहला, इसमें बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब फिर बच्चा जब दोनों समझेगा तो उसकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो दिस मेथड प्रमोट्स बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, दिस मैनेजेस द वर्कलोड ऑफ टीचर्स। ये टीचर का वर्कलोड मतलब कम कर देता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो टीचर्स क्या करता है, बच्चों को मातृभाषा में मदर टंग में समझा देता है, ठीक। तीसरा क्या है, इन दिस मेथड देयर इज नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और अदर टेक्नोलॉजी। अब आप खुद ही सोचो कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं और उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको हम अगर हिंदी में बता देंगे तो ऑडियो वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, तो ये आपको लिखना है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। डिसएडवांटेज क्या है कि बाइलिंगुअल मेथड में टर्न इनटू ट्रांसलेशन मेथड, टीचर्स इज नॉट ट्रेंड। अब देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, टीचर को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है तो क्या होगा, टीचर ऐसे किताब खोल लेगा और उसको पढ़ेगा तो बच्चों को एकदम बोरियत फील होगी कि यार ये क्या बोले जा रहा है, बस वो पढ़ेगा ऐसे सुनाते जाएगा कहानी की तरह, तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो ये इसका मेथड है, मतलब है। इट इज़ ओनली यूज इन द अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। ये क्या है कि ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि अब आप मतलब 10th में चले गए, 8th 9th 10th वगैरह में चले गए तो आपको इस तरह पढ़ा जाएगा, नहीं। जब आप छोटे रहोगे तब, जैसे आप कोई बच्चा गया, आप उसको सेंटेंस सिखा रहे हो तो कहीं कहीं उसको समझ नहीं आ रही है तो आप वहाँ बता सकते हो, ना कि ये कि आप बच्चा 9th में 10th में है तो आप उसको बताओगे। तो इट इज़ यूज्ड ओनली, केवल और केवल अर्लियर स्टेज में सिखाया जाता है। एक्सट्रीम यूज़ ऑफ मदर टंग्स मेक स्टूडेंट्स इनएक्टिव। अब बच्चे को एकदम ही मतलब वही उनकी लैंग्वेज में बताओगे तो बच्चों को फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा। मेक्स स्टूडेंट्स इनएक्टिव, ठीक है। अब आते हैं चौथे मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट मेथड, इसको दिया किसने था, डॉक्टर MP वेस्ट, इनका नाम था डॉक्टर MP वेस्ट। इस मेथड को क्या मेथड कहते हैं, रीडिंग मेथड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन बाई विच मेथड, तो वहाँ लिखोगे रीडिंग मेथड, या ऐसे उल्टा दे देगा रीडिंग मेथड इज ऑल्सो नोन बाई विच मेथड, तो लिख दोगे डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक। और फिर इसको और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट बुक मेथड और फोकसेज ऑन रीडिंग हैबिट्स। तो ये आपको 4 पॉइंट याद करना है, कौन सा, ये इसको डॉक्टर वेस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक। ये रीडिंग मेथड पे फोकस करता है, टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं, फोकसेज ऑन रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ए मेथड दैट वाज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। ये एक तरीके का न्यू मेथड है जो 3 एलिमेंट्स पे फोकस करता है। कौन कौन सा, फर्स्टली रीडिंग, ये पहले रीडिंग पे फोकस करेगा कि हाँ मतलब पढ़ना है बच्चे को। सेकेंडली रीडिंग विद सेलेक्टेड वोकाबुलरी, कि बच्चे को मतलब वो सेलेक्टेड वोकाबुलरी वो सिखाएगा, ठीक है। और तीसरा जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग, मतलब जितना आवश्यक हो उतना मदर टंग यूज़ करे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसको रीडिंग मेथड कहते हैं और इसे मेजरली जो फोकस करता है वो रीडिंग पे करता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश, सम ओरल वर्क should be given mainly in the form of reading aloud before silent reading. It is against direct method. तो देखो इसमें बच्चे को क्या कहा जाता है कि पहले मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। और बच्चे को मतलब साइलेंट रीडिंग से पहले लाउड रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। और ये मेथड अगेंस्ट है डायरेक्ट मेथड के। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा मेथड डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, तो ये आप लिखोगे डॉक्टर वेस्ट मेथड इज अगेंस्ट, मतलब उसका उल्टा है या विरोधी है, तो ये डायरेक्ट मेथड, ठीक। मेन फोकस ऑन रीडिंग एबिलिटी, साइलेंट रीडिंग। अगर कोई क्वेश्चन फिर आ गया कि कौन सा मेथड है जो रीडिंग हैबिट्स या रीडिंग एबिलिटी पे फोकस करता है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड है और ये साइलेंट रीडिंग पे फोकस करता है, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, मेन एडवांटेज इसका क्या है, इंडिपेंडेंट रीडिंग। बच्चा जब पढ़ेगा तो वो ऑलरेडी पढ़ना सीख जाएगा, इंडिपेंडेंट मतलब बिना किसी के हेल्प पे। वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग रीडिंग, अगेन ये इसमें हर चीज़ रीडिंग से ही रिलेटेड होगी। वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग ऑफ रीडिंग, ये बच्चे को पढ़ना अगेन मतलब सिखाएगा तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से बच्चा सीख जाएगा। इट प्रमोट्स रीडिंग, अगेन वो रीडिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट का डीमेरिट्स क्या है, देखो इग्नोर स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग।
अब ऐसे समझो LSRW होता है ना, तो इसमें रीडिंग को अगर हटा दो तो ये एक पॉइंट लिख दो, ये लिसनिंग पे फोकस नहीं करता, दूसरा लिख दो स्पीकिंग पे फोकस नहीं करता, चौथा लिख दो राइटिंग पे फोकस नहीं करता। ठीक, टीचर, ये आपका 3 पॉइंट ऐसे बन जाएगा। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग, इसमें फिर टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी कुछ मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नो इम्पोर्टेंस ऑन थियोरेटिकल ग्रामर, अगेन ये कोई थियोरेटिकल ग्रामर पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ठीक, फिर 5वां मेथड आता है। ठीक है, 5वां मेथड है ऑडियो वीडियो मेथड या विजुअल मेथड, इसे बोलते हैं। ऑडियो वीडियो मेथड मतलब होता है, ऑडियो मतलब सुनकर, वीडियो मतलब देखकर, और ऑडियो वीडियो टोटल बोलेंगे तो सुनकर और देखकर, तो ये आपको पता ही है ऑडियो वीडियो मेथड और ये कौन सा होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब ऑडियो वीडियो मेथड में देखो, मैं आपको बता दूं जो मेन पॉइंट है इसमें क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड आर यूज, 3 टाइप्स। सबसे पहला सिंपल विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का मतलब जिसको बच्चा देख कर, विजुअली मतलब विजुअलाइज करके देख कर सीखता है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, बच्चा उसको देखेगा। ठीक है, फनल बोर्ड है, बोर्ड को देख के बच्चा समझेगा क्या लिखा हुआ है। बुक को अगेन वो देखेगा पढ़ेगा, चार्ट्स को अगर देखेगा, आप देखो ग्राफ्स है उसको अगेन वो देख के, मैप है उसको देखेगा, ग्लोब को देख के, इन सब चीज़ों को देख के बच्चा पढ़ के मन में सीखेगा। दूसरा आता है ऑडियो एड्स, ऑडियो मतलब होता है कोई चीज़ सुनकर। ठीक है, तो ग्रामोफोन, रेडियो, टाइप रिकॉर्डर, बच्चा इनको सुनकर समझ जाएगा आसानी से। फिर तीसरा आता है ऑडियो वीडियो एड्स, द मैकेनिकल ऑडियो वीडियोस, इसमें मतलब बच्चा सुनेगा भी देखेगा भी। जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, सिनेमा हो गया, टेलीविज़न, इसको बच्चा सुनेगा भी, अच्छा कोई चीज़ चल रहा है, और उसको देखेगा भी, चित्र भी, तो है ना। तो ये 3 मेथड इसमें आता है। ऑडियो एड मतलब होता है हेल्प, और एड्स मतलब होता है हेल्प। तो विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गया, और ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, इसमें इस मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड का मतलब होता है मतलब रटने वाला मेथड, जिसमें बच्चा क्या करता है, रट के सीखता है। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, ड्रिल मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तो ड्रिल मेथड स्टेट दैट वी लर्न ए थिंग बाई हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इट रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब बार बार, कोई जैसे हम लोग ही करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं बार बार तो क्या होता है, भूल जाते हैं, तो उसको बार बार, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है कि बार बार बच्चों को रटाओ, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर हम कोई चीज़ उसको रटाएंगे, है ना। लेकिन ये भी एक मेथड होता है, क्योंकि बच्चे को याद रखने के लिए उसको हम लोग बार बार कहते हैं कि इसको याद करो। तो यहाँ देखो अब लिखता है, ए थिंग कैन नॉट यूजली स्टक इन आवर हेड, हमारे दिमाग में कोई चीज़ ऐसे रुक नहीं सकती। मतलब हम लोग कोई चीज़ एक बार देख लें तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास रहेगी, हम भूल जाते हैं। इफ़ वी हियर स्पीक सी राइट इट ओनली वंस, अगर हम लोग एक बार ही देखेंगे सुनेंगे, या कोई चीज़ आपको हम अगर मैं आज कह दूँ आप भूल जाओगे 2-4-5 दिन बाद, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बार बार कहूँ तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा ओनली रेपिटेशन कैन इंश्योर रिटेंशन मेमोरी, मतलब अगर मैं बार बार कोई चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो वो रिटेंशन, मतलब मेमोरी रिटेंशन का मतलब आपके दिमाग में स्थिर रहेगा काफ़ी चीज़ें। जैसे मैंने बोला दिस इज ए पेन, बच्चा भूल जाएगा, लेकिन मैं रोज़ उसको बोल रहा हूँ दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, रिपीट कर रहा हूँ, तो बच्चा जो है सीख जाएगा। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड क्या है। एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड में ये है कि लर्नर्स मेमोराइज लैंग्वेज बाय टीचर्स कंट्रोल, अब जो मतलब बच्चा होगा वो टीचर की मदद से उस चीज़ को मेमोराइज करेगा, सीख जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, ड्रिलिंग मेक स्टूडेंट्स लेस क्रिएटिव, अगर किसी चीज़ को बच्चों को रटाओगे तो बच्चा बस रटेगा, उसका कोई बौद्धिक विकास या फिर कह लो कि मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इतना हो गया, ये इतने मेथड से जो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आप याद रखो। फिर आता है आपका क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में क्या है, क्लासरूम टीचिंग इज ए प्रोसेस दैट अलाउज टीचर्स टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम। ये क्या है, क्लासरूम टीचिंग एक तरह का प्रोसेस, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, इसमें क्या करता है, टीचर्स को कंट्रोल, लर्निंग को कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्शन ऑफ देयर, और मतलब जो क्लासरूम है उनको किस तरह से डायरेक्शन देना है वो चीज़ बताया जाता है। टीचिंग इज़ नॉट ए वन वे का ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये एक तरह एक मतलब एक डायरेक्शन से नहीं, मतलब बच्चा भी कुछ पूछेगा, टीचर कुछ बचाएगा, फिर कुछ पाठ्य सामग्री जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, तो इस तरीके से मतलब 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, टीचर, स्टूडेंट और टेक्स्ट बुक। ये एक वे नहीं है। फॉर स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एज मच द टीचर, तो फॉर स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एज मच एज द टीचर, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस प्रोसेस को, मतलब इस टीचिंग को जितना कि टीचर करता है। द टीचर प्ले एन
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल एस्टेब्लिशिंग ए मीनिंगफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। और ये जो टीचर होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इस्टेब्लिशिंग ए मीनिंगफुल क्लास, मतलब अच्छा क्लास चले तो टीचर का मेन रोल होता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, इतना हो गया। अब आते हैं एम्स ऑफ पोइट्री टीचिंग। जितना ऊपर मैंने बताया वो आपके मेथड्स थे। अब देखो ये भी ऐसे आ जाता है 1-2 नंबर में कि एम्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री मतलब क्या है, जो पोएम्स वगैरह आप पढ़ते हो उसे पोइट्री बोलते हैं। तो एम्स ऑफ पोइट्री टीचिंग, क्या क्या एम्स है, क्या क्या लक्ष्य हैं, मतलब क्या आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इसका ये है टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम। अब जब बच्चे को आप पोएम पढ़ाएंगे तो आप चाहेंगे कि बच्चा उसको एंजॉय करे, उसको फील करे, उसको रुचि है, उसको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पहला ये। दूसरा क्या है, टू डेवलप द लव फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग। जब बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चे के अंदर वो भावना उत्पन्न होगी कि बच्चे मतलब पोइट्री को पढ़े समझे और वो पोइट्री मतलब पोएम वगैरह लिखे, उसके बारे में जाने, है ना। टू क्रिएट इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट्स। तो बच्चा जब पोइट्री पढ़ाओगे तो बच्चा अपने दिमाग में सोचेगा अच्छा ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ। तो इमेजिनेटिव पावर को भी डेवलप करना, ये भी एम ऑफ पोइट्री टीचिंग में आता है। ठीक, टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन द स्टूडेंट्स। मतलब एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर भाव बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर लाना, ये भी होता है। टू अप्रिसिएट द राइम एंड द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। देखो कभी कभी पोएम जब पढ़ाया जाता है बच्चों को तो एक राइम एक रिदम, जैसे एक तरीके से गाना गा के सुनाया जाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरह जब अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब है एक राइम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो राइम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक लय में हम लोग करते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है, ठीक है। अब देखो एस्से आ गया, एस्से को पढ़ते हैं। एस्से तो देखो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आराम से लिख लोगे। क्या कैसे, एस्से कोई छोटा सा दे देगा किसी टॉपिक पे, उसका टॉपिक का नाम और उसके बारे में लिख देना। एस्से तो आसान चीज़ है, ये तो हर कोई लिखे। एस्से मतलब निबंध, इंग्लिश में आपको आएगा, जो भी कुछ आपको समझ में आएगा अपने पॉइंट लिख देना। फिर एक आएगा एप्लीकेशन, लेटर लिखने के लिए, ठीक है। तो लेटर लिखने के लिए आप क्या करोगे, अगर मान लो प्रिंसिपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, मतलब फ़ी को कम करने के लिए। तो क्या करोगे, आपको बस ऐसे समझो, यहाँ ऊपर टू लिखना, कॉमा, फिर द प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद कॉलेज का नाम, डीएवी इंटर कॉलेज आगरा, फिर यहाँ डेट डाल देना, फिर उसके बाद यहाँ लिख देना सर या डियर सर, फिर कॉमा लगा के इसके बारे में जो कुछ भी लिखना, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम बिलोंगिंग टू ये पुअर फैमिली, ऐसे करके आप जो भी है फिर पूरा लिखने के बाद फिर योर फेथफुली डाल देना, ख़त्म, आपका लेटर कंप्लीट। तो ये ऐसे आप कर लेना। अब आता है देखो पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप, आपको पता है फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे होता है, कॉमा इसको हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, कॉमा ऐसे होता है जिसको हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसे प्रश्नवाचक बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा जिसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी जिसको संबंध कारक चिन्ह बोलते हैं, फिर एक्सक्लामेटरी मार्क्स जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, फिर हाइपन जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जिसको देखो हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। कॉलन, कॉलन ऐसे डबल डॉट्स होता है जिसको हिंदी में अपूर्ण या उप विराम चिन्ह बोलते हैं, सेमी कॉलन जिसको अर्धविराम बोलते हैं। तो ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब ये ग्रामर के पार्ट कुछ बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कैपिटल लेटर का अगर देखो आपको एग्जाम में सेंटेंस आए और कहेगा कि एरर फाइंड करो या इस सेंटेंस को सही करो, तो प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर मतलब प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देखो यस यहाँ हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं हो सकता वो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कैपिटल होगा। और दूसरा जो पॉइंट है, जब आई और वो अकेले आ जाएं, जब आई आता है कभी भी आप देखोगे आई स्मॉल में नहीं होगा, और ओ आएगा तो देखो कभी स्मॉल में नहीं रहेगा। तो देखो ओ मैंने पहले लिखा है कैपिटल, आई मैंने पहले लिखा है इस सेंटेंस में, तो ये अगेन कैपिटल, यहाँ आई आया तो अगेन कैपिटल, ठीक है। आई कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं आएगा, देखो मैंने ऐसे इसको बना रखा है, ठीक है। फिर कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर, कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर देखो, इन दी सनशाइन, ठीक, जॉनी जॉनी, तो देखो जो पहला लेटर है यस पापा यहाँ लिख रहा है तो ये कैपिटल में ही आ रहा है, ठीक है। तो कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो ये डबल इन्वर्टेड कामा होता है ना, इसके अंदर जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, इसे रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो पहला वर्ड होगा क्या होगा, ये कैपिटल होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ देखो सीमा सेड माई फादर इज़ ए लॉयर, तो अगेन यहाँ ये डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाला कैपिटल होगा, ठीक। फिर क्या है, प्रत्येक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में मतलब जो भी रहेगा वो हमेशा पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। इसको देखो आकाश, राम, बल्ला, सुरेश, ये सब जितने हैं ये सब कैपिटल लेटर में रहेंगे, दिल्ली, ये सब, ठीक है।
प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसे बंगाली, इंडियन, अमेरिकन, ये देखो एक पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। भाषाओं, लैंग्वेज, दिनों, डेज, महीनों, मंथ्स, त्योहारों, फेस्टिवल्स का पहला अक्षर जो होगा क्या होगा, कैपिटल। देखो हिंदी, इंग्लिश, मार्क्स, ये सब कैपिटल है। पहला संडे, मंडे, जनवरी, होली, दिवाली, ठीक। फिर आता है संस्थाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों। संस्थाओं मतलब एनी इंस्टीट्यूशनल नेम, पुस्तकों मतलब बुक्स, पत्रिकाओं अगेन कोई बुक का नाम, अखबार मतलब न्यूज़पेपर। तो इन सब का जो पहला अक्षर, जैसे द रामायणा, तो द देखो कैपिटल, द बाइबल, गीता, ये सब है जो द पहले। फिर उसके बाद आता है सिटी, सिटी का जो नाम है वो भी मतलब ये सिटी पब्लिक स्कूल, इसका भी देखो पहला जो है नाम, ये किसी कॉलेज का नाम है तो ये पहला कैपिटल है। देखो ये न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया पहला है, कैपिटल है, ठीक है। फिर नदियों, पर्वतों, सागरों, जातियों, धर्मों के नाम का पहला अक्षर, उनका भी कैपिटल होगा। देखो गंगा, यमुना, हिंदू, मुस्लिम, हिंद महासागर, तो ये जो पहला वर्ड है ये क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ईश्वर देखो ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, ईश्वर के लिए जैसे गॉड तो पहले जी कैपिटल, लॉर्ड एल कैपिटल, फादर एफ कैपिटल, ठीक है, और हेवनली एच कैपिटल। फिर यहाँ लिखा गॉड इज ग्रेट, आई हैव फुल फेथ इन हिम, तो देखो गॉड में पहला कैपिटल, ठीक। फिर आता है आर्टिकल, क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल में बस आप इतना समझो, आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए कॉमा एन कॉमा द, ठीक है। तो ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट, और द को क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इसको इतना बस याद रखना है। और इसके लिए आपको जैसे इनडेफिनिट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए और एन अनिश्चित हैं और द निश्चित है, मतलब डेफिनेट। एग्जाम्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड अगर वॉवल के पहले आता है तो एन। सीता sang ए सॉन्ग, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये ए। अगर ये अगेन किंग कॉन्सोनेंट साउंड तो यहाँ पर ये, ठीक है।